हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। आज हम बड़े लंबे टाइम बाद, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी अपनी चीज़ों में थोड़ा उलझ गया था, तो पार्ट नंबर 2 नहीं आ पाया था। सो हेयर आई एम सॉल्यूशन पार्ट 2। ठीक है, लास्ट पार्ट 1 में हमने क्या क्या देख लिया था। हमने सॉल्यूशन के बारे में समझ लिया था। उसके अलावा हमने समझा था कि व्हाट कॉन्सेंट्रेशन इज़, आखिरकार कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, और कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ हमने उसको समझाने वाली टर्म्स को भी देख लिया था। हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में भी देख लिया था, जिसमें हमने बात करी थी परसेंटेज m/m, राइट, परसेंटेज v/v, ये तो बहुत छोटे लेवल की बात हो गई। उसके अलावा मोलैरिटी, इसके अलावा बोला था मोलैलिटी, राइट, ये आपको याद होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन, बिना इसके तो काम ही नहीं बनेगा, मतलब पागलों की तरह से इंपॉर्टेंट है ये मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन के अलावा हमने इसमें एक चीज़ और ppm के बारे में भी कुछ चर्चा कर ली थी। ये याद रखना, ऑल्दो ये 11th में भी आता है, ये 11th में भी आता है, लेकिन 12th के हिसाब से आपको इतना पता होना ही चाहिए। बिना इसके बाद इस चैप्टर में एटलीस्ट बिल्कुल नहीं बनेगी, राइट। अब हम नेक्स्ट चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि घोलने की कैपेबिलिटी, राइट। द कैपेबिलिटी या द एबिलिटी टू डिसॉल्व, यानी अपने अंदर कितना घोलने की कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एज योर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए हमें, अब बात समझो यार, आप बात कर रहे हो कि लेट्स से आपने पानी ले लिया, राइट, आपने वाटर लिया। पानी लेने के बाद आपका सबसे पहला कंसर्न क्या रहेगा कि यार ठीक है, पानी अपने अंदर कितना नमक घोल पाएगा, या पानी अपने अंदर कितना शुगर घोल पाएगा। ठीक है, तो जब मुझे वाटर की एबिलिटी चेक करनी है कि वो कितना सॉल्ट, ये कितना घोल पाएगा, तो सवाल एक और भी है यार। सवाल सीधा सा ये है, पहले मुझे ये तो बताओ कि मैं कितने पानी में चेक कर रहा हूं। क्यों? अगर मान लीजिए मैंने 1 चम्मच पानी ले लिया तो ऑब्वियसली बहुत थोड़ा सॉल्ट घोल पाऊंगा। अगर मान लीजिए मैंने 1 गिलास में पानी ले लिया तो मैं थोड़ा और ज्यादा सॉल्ट घोल लूंगा। अगर मैंने 1 बाल्टी में पानी ले लिया तो ऑब्वियसली मैं बहुत सारा अमाउंट ऑफ सॉल्ट घोल पाऊंगा। ऐसे में जब चर्चा इस वाली बात की चली रही थी, जब बात सॉल्युबिलिटी की चली रही थी, तो हमें यह भी डिसाइड करना पड़ा कि वाटर कितना। तो स्टैंडर्ड तरीका माना गया कि काम करते हैं 100 ग्राम मान लेते हैं। यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the maximum amount of solute that can be dissolved, जिसे आप घोल सको इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, स्पेसिफिक है, लेकिन बाद में बदल दिया गया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि आप 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घोल पाओगे, मैक्सिमम। लेकिन साथ में एक और देखो, यहां पर बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, TNC अप्लाई, स्टार है, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि सॉल्युबिलिटी में बात आ गई कि आप मैक्सिमम कितना घोल पाओगे। याद रखना, इसमें भी यही वाली बात थी। डिफरेंस क्या है? इसमें हमने मैक्सिमम शब्द नहीं लगाया था, इसमें हमने मैक्सिमम वर्ड नहीं लिखा था, इसमें सिर्फ लिखा गया था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और ज्यादातर जो चर्चाएं करी गई थी वो सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव में करी गई थी। जो बनकर तैयार हो गया ना, जो घोल आपने तैयार कर लिया, जो सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिया, उसके अंदर कितना सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। और जब आप बात करने लगो, नहीं भाई मैं तो औकात जानना चाहता हूं, मैं सॉल्वेंट की औकात जानना चाहता हूं कि सॉल्वेंट आखिरकार कितना सॉल्ट घोल पाएगा, या सॉल्ट कितना शुगर घोल पाएगा, इस वाली चीज की जब बात करने लगेंगे तब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। इसीलिए एक की वर्ड यहां पर लिखा हुआ है मैक्सिमम, एक की वर्ड यहां लिखा है मैक्सिमम, और एक की वर्ड यहां लिखा हुआ है टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एक की वर्ड है 100। जो इन तीनों को भूल गया वो गया, तो ध्यान रखना, ये और ये आपको तीनों चीज याद रखनी है। इसका मतलब सीधी सी बात, देयर आर सम फैक्टर्स, यार यूज लॉजिक,
लिखा है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब फैक्टर्स होते हैं कुछ जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है जनाब, तो पहला फैक्टर क्या हो गया जनाब? पहला फैक्टर टेम्परेचर ही ले लेता हूं यार, मैं तो टेम्परेचर ही ले लेता हूं। ठीक है, अब टेम्परेचर के बारे में क्या सोचा जाए? सबसे पहले दिमाग लगाओ, टेम्परेचर करता क्या है? जब टेम्परेचर देगा पार्टिकल्स के बीच में मोशन शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मोशन शुरू हुए तो जनाब आप देखेंगे मोशन शुरू होने पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, जल्दी घुलेंगे मोस्ट केसेस में, मोस्टली। और इसमें मैं रादर देन इसके ऊपर मैं एक अफेक्ट की बात करना चाहूंगा। दरअसल घुलने का प्रोसेस भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता है। घुलने का प्रोसेस भी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट, जिसमें एनर्जी, जिसमें हीट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। एंडो मतलब एंट्री से समझो, एंडो का मतलब आप समझेंगे किससे? एंट्री से। एंट्री किसकी हो रही है? हीट इज एब्जॉर्ब्ड, राइट। और एक्सोथर्मिक मतलब हीट इज रिलीज्ड। अब यार देखो एक बात समझो, ये तो कॉमन बात हो गई ना, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है मतलब हीट उसमें यूटिलाइज हो रही है, हीट का उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक्सोथर्मिक में हीट खुद बाहर निकल रही है। यार सोच कर देखो, अभी इतनी गर्मी हो रही है, आप बाहर से चलकर कहीं आओ, आप पसीने में लथपथ हो, आपकी बॉडी से हीट ऑलरेडी निकल रही है, और कोई आपको बोले कि काम कर, हे बेटा एक काम कर, उसमें बैठ जा हीटर के पास, तो यार गुस्सा नहीं आएगा? मतलब मन क्या करेगा? मन उस समय करेगा यार इसको ना मतलब 2-4 रपटा दे। कहने का मतलब जिसमें ऑलरेडी टेम्परेचर निकल रहा है, टेम्परेचर वहां पर एक तरीके से बढ़ रहा है, हीट निकल रही है, ऐसे में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, और ये बताने के लिए हमारे पास एक बाबा का नाम है। बाबा का नाम आपने सुन लिया होगा 11th में। बाबा का नाम ली चैटलियर प्रिंसिपल, अजीब सा ही नाम है यार, है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल। और मैं तो हिंदी मीडियम से था तो मैंने तो इसका क्या ही नाम सुना है, बस मैं बता नहीं सकता। लाशा तेलिए का नियम बोलते थे, है ना, तेलिया पेलिया जाने क्या। कुल मिलाकर बात यह है, ली चैटलियर प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है? जहां पर टेम्परेचर की खपत हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने प्रोसेस बढ़ जाएगा, और जहां टेम्परेचर खुद ही निकल रहा है वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोसेस घट जाएगा। यानी कि अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूंगा, तो मैं बोलूंगा टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी जनाब, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। लेकिन अगर मैं बात करूंगा एक्सोथर्मिक में तो हीट खुद ही बाहर निकल रही है, इसका मतलब टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आगे जाने पर थोड़ी विस्तृत चर्चा कर ली जाएगी, आगे जाने पर इसको और अच्छे से हम समझ लेंगे। अभी के लिए आपको जानना इतना जरूरी है कि भैया टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कैसे फर्क पड़ती है। तो जनाब 2 तरीके से फर्क डालती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक है तो हीट टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रहा है, टेम्परेचर निकल रहा है, हीट निकल रही है, इसका मतलब उसे हीट की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा ये कौन सा? फर्स्ट फैक्टर था टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर इज प्रेशर। ओके, अब इसके बारे में समझते हैं। यार प्रेशर का मतलब क्या होता है? आप प्रेशर लगाकर जनरली वॉल्यूम घटा रहे होते हो। इतने में अगर गैस है, सपोज इतने में कोई सब्सटेंस है, और आप प्रेशर लगा रहे हो, आप उस पर दबाव डाल रहे हो, आप उस पर प्रेशराइज कर रहे हो, एंड अगर वो श्रिंक हो जाए, अगर उसका वॉल्यूम घट जाए, तो इसका मतलब प्रेशर का फर्क पड़ गया। भैया सॉलिड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट हमें ऑब्जर्व भी नहीं होगा। ठीक है, व्हाट अबाउट लिक्विड में भी यही है, मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंजेस आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आते हैं, ऑब्वियस
प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटता है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं होता, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा तो जनाब आप बोलेंगे ना तो सॉलिड पर प्रेशर का कोई फर्क पड़ता, ना तो प्रेशर का फर्क सॉलिड पर पड़ता है, ना ही प्रेशर का फर्क लिक्विड पर पड़ता है, लेकिन हां प्रेशर का फर्क गैस पर बहुत ज्यादा पड़ता है। यहां पर हाई चेंजेस देखे जाते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा फर्क देखे जाते हैं। और यूज लॉजिक यार, गैस का पार्टिकल एक यहां है तो ये एक वहां है, अगर आप इस पर प्रेशर लगाएंगे, इस पर प्रेशर लगाएंगे तो इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, इनके बीच में जगह बहुत ज़्यादा है, इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो जनाब ये श्रिंक कर सकते हैं, ये वॉल्यूम घटा सकते हैं। इसका मतलब इस पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, गारंटेड पड़ेगा। सॉलिड पे क्यों नहीं पड़ता भैया? सॉलिड पहले इतना पास 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 रखा हुआ है, अब अगर प्रेशर लगाया तो पार्टिकल बेस बोलते हैं भैया एक बात बता दे, तू हमें रहने देगा या नहीं? ठीक है, तू हमें रहने देगा या नहीं? तू इतना बता दे, तू इतना ही बता दे कि तू रहने देगा या नहीं रहने देगा। अगर मान लीजिए, इसका मतलब सीधी सी बात ये हो गई भैया, ना तो सॉलिड पर प्रेशर का कोई फर्क, ना लिक्विड पर, सीधा सीधा फर्क किस पर पड़ता है जनाब? गैस पर पड़ता है। ठीक है, दैट इज योर प्रेशर समरी। अब अगर प्रेशर का इस पर गैस पर फर्क पड़ता है तो हमें किस में पढ़ना है? हमें मेजरली पढ़ना है लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, गैस एंड लिक्विड, आई एम सॉरी, गैस एंड लिक्विड। क्या जनाब? देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिक्विड ले लिया, लिक्विड ही क्यों लिया साहब? लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस होता है, ये बात ना 9th में पढ़ाई जाती है कि जो मैटर होता है ना, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो भैया लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में ना गैप होता है, इसीलिए हम उसमें हाथ डालते हैं ना तो हाथ घुस जाता है। इसका मतलब ये वाली बात हो गई। लिक्विड की चर्चा क्यों की गई? क्योंकि गैप चाहिए। फिर उसके ऊपर आपने रखी गैस, यस, आपने रखी गैस, और गैस रखकर जनाब आपने पिस्टन का इस्तेमाल करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। आपने ऐसे एक पिस्टन रखा और पिस्टन रखने के बाद आपने इस पर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, और प्रेशर लगाते ही आप सोच कर देखो यार, इन पार्टिकल्स के पास एक तो रास्ता ये कि पास पास आ जाए, ठीक है, पास आएंगे भी, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जनाब आप ये भी तो समझो पास आने की एक लिमिट है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स हाईली मूविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास नहीं आ पाएंगे, तो वो रास्ता ढूंढेंगे, वो रास्ता ढूंढेंगे, वो तरीका ढूंढेंगे, तो लिक्विड के अंदर घुसना चालू कर देंगे। जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिलेगी वहाँ वहाँ तक घुस जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे और इसके अंदर इस तरह से घुस जाएंगे। थोड़े ही टाइम बाद आप सिनारियो देखोगे कि ये पिस्टन नीचे आ चुका होगा, ये पिस्टन खिसक चुका होगा, और भाई साहब कुछ फोटो बदल ही चुकी होगी, फोटो कुछ बदल ही चुकी होगी। क्या? इधर 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 इधर, यानी ये गैस के पार्टिकल जो अभी तक ऊपर थे अब इसके अंदर आना चालू हो गए, अब इसके अंदर आना शुरू हो गए, और जैसे ही अंदर आने शुरू हुए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, आप देख तो लो, देख तो लो, अरे देख तो लो यार, देख तो लो, यहां पर पार्टिकल्स है ही नहीं और यहां पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, और जैसे ही सॉल्युबिलिटी बढ़ी, ये कब बढ़ी? जब हमने प्रेशर लगाया। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी कि घोलने की कैपेसिटी, घोलने की कैपेसिटी किस पर डिपेंड कर गई? प्रेशर पर। ओनली इन केस ऑफ गैस एंड लिक्विड, ओनली इन केस ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो गैस एंड लिक्विड के केस में प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और कमाल बात बताऊं, बेमिसाल बात बताऊं, ये ही जनाब क्लास 12th पढ़ रहे हो ना यार, मुझे लगता है ये वाला चैप्टर तो हर स्कूल में हो चुका है भाई। ये जो मैंने आपको फैक्टर पढ़ाया है ना, ये तो फैक्टर है, अरे यार ये तो खुद ही फैक्टर है। और जनाब आप इसे ही किसके नाम से जानते हो? आप इसे हेनरी लॉ के नाम से जानते हो, आप इसे हेनरी लॉ के नाम से जानते हो। तो सोच के देखो, हमने हेनरी लॉ इनडायरेक्टली पढ़, अभी हम डायरेक्टली भी पढ़ेंगे,
मैं मना नहीं कर रहा, अभी हम डायरेक्टली भी पढ़ेंगे, लेकिन आपने इसे इनडायरेक्टली पढ़ लिया। तो हेनरी ने क्या किया होगा? हेनरी बाबा ने इस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में कर दिया। बेटा क्वालिटेटिव मतलब आप केवल ये बोल रहे हो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं बोला, ये नहीं बोला कितना प्रेशर बढ़ाने पर कितनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये बोलने के लिए आपको इस साइन को हटाना पड़ेगा। ये क्वालिटेटिव है, ये जो अभी लिखा हुआ है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। अभी ये क्वांटिफाई नहीं हुआ, अभी ये क्वांटिटेटिव नहीं बना, अभी ये क्वांटिटेटिव नहीं बना। और जैसे ये क्वांटिटेटिव नहीं बना तो जनाब आप कह ही नहीं पाओगे, आप कह ही नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है, राइट? तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये वाली बात भाई, इस वाले फैक्टर से निकली ये बात, इस फैक्टर से निकली ये बात, जो हमारा क्या बन जाएगी? यही हमारा हेनरी लॉ बन जाएगी जनाब। और यही हमारा अगला टॉपिक रहेगा समझने का, जिसका नाम है हेनरी लॉ। तो एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए। हाँ जी जनाब, कर लिया? चलिए, तो मैं इसे फटाफट से रब कर देता हूं। यस, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज, ओ हो ज्यादा स्टाइल लग गया, हेनरीज लॉ। अब हम हेनरी लॉ समझना चाहते हैं। हेनरी लॉ अभी तो पढ़ा था यार, अभी पढ़ा था। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यही तो पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी को दिखाने के लिए एक टर्म की जरूरत थी, सॉल्युबिलिटी को दिखाने के लिए एक टर्म चाहिए, कौन सी? कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि इसमें भी तो बात, हालांकि इसमें मैक्सिमम की बात चल रही थी, इसमें मैक्सिमम की बात चल रही थी, लेकिन अब हम बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि प्रेशर कितना बढ़ाया जाए उससे कितनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए याद रखिएगा यहां पर हमने एक टर्म ले ली दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? गैस का। किसमें? लिक्विड में। ये xg क्या है? दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन लिक्विड सरफेस। लिक्विड की सरफेस पर लगने वाला गैस का पार्शियल प्रेशर। अरे बात वही है यार, प्रेशर लगाने पर कितनी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है उसको बोल रहे हैं। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटने वाला है, हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज KH। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज KH। KH इज आल्सो नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। जनाब ये बन गया आपका हेनरीज कांस्टेंट। ये आपको बताएगा कि कितना प्रेशर बढ़ाने पर कितनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और हर गैस में अलग अलग होगा। इसीलिए KH इज डिफरेंट, KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। KH की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग गैस के लिए। KH की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग गैस के लिए, राइट? तो ये वाली बात हेनरी लॉ ने सिखाई। हेनरी लॉ आपको कुछ और भी बताना चाहता है। अगर आप KH निकालेंगे, KH विल बी P/xg। यार आप किसी भी कांस्टेंट को जब डिफाइन करते हो आप ऐसे ही करते हो, आप ऐसे ही करते हो। अब आप सोच कर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको कांस्टेंट कर दो, इसको कांस्टेंट कर दो, सोच कर तो देखो, यानी मेरे पास गैस अलग अलग है। कम ऑन, मेरे पास गैस अलग अलग है। मान लीजिए कि मैंने एक डब्बे में लिक्विड लिया और इसके ऊपर गैस ले ली, फिर दूसरा डब्बा लिया, उसमें भी लिक्विड लिया, उसमें भी गैस ले ली। ये मत सोचना गैस ज़्यादा कम ले रहे हैं यार, वो तो सेम से ही ले रहा हूँ मैं, तो बनाते टाइम थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसमें मान लीजिए नाइट्रोजन ले ली, इसमें मान लीजिए मैंने हीलियम ले ली, इसमें मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन ले ली। तो बात सारी ये है, जब मैं KH की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस पर भी 5 atm का प्रेशर लगा रहा हूं, मैं इस पर भी 5 atm का प्रेशर लगा रहा हूं,
और मैं इस पर भी 5 ATM का प्रेशर ही लगा रहा हूं। तो आप सोच कर देखो, जब तीनों में ही मैंने 5 ATM 5 ATM 5 ATM लगाया है, तो तीनों के लिए जब मैं KH लिखना जाऊंगा तो ऊपर तो 5 5 5 ही आना है। कम ऑन, ऊपर तो 5 5 5, तीनों के केस में यही आना है यार। इसके लिए KH लिखूंगा, इसके लिए KH लिखूंगा तो 5/xg करूंगा ना, और xg भी क्या मैं लिख के दिखा देता हूं। यहां KH लिखूंगा तो 5 मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, KH इज इक्वल्स टू 5 मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। इसके लिए क्या लिखूंगा, KH इज इक्वल्स टू 5 मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर, ऊपर वाला तो सबके लिए सेम है। जब ये सेम है मतलब नहीं बदल रहा, मतलब कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है, तो भैया KH आ गया इज मतलब खुद KH की वैल्यू। कम ऑन, दो अलग अलग बातें हैं। दिस इज समथिंग एल्स। ये तो प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ मामला है, और यहां पर आप क्या बोल रहे हो कि KH की वैल्यू को बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन घट जाएगा। KH की वैल्यू को बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन, अब बढ़ाओगे का क्या मतलब है, हम थोड़ी ना बढ़ाएंगे। सीधी सी बात ये है, KH की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा आ गई। एक एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, नाइट्रोजन एंड हीलियम की अगर मैं बात करूं ना, तो इसका KH ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इसका KH। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। हीलियम का KH ज्यादा होता है, हीलियम के लिए KH की वैल्यू ज्यादा आती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के लिए। यहीं से आपको इतनी बात क्लियर हो जाएगी, हीलियम लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, विच इज मोर सॉल्युबल देन हीलियम। बेटा ये मोर और लेस, ये दोनों ही कंपैरेटिव वर्ड हैं। कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, या आपको बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन कम घुलता है या ज्यादा घुलता है, किससे कम और किससे ज्यादा। जैसे मैंने बोला मोर सॉल्युबल, तो भैया किससे ज्यादा, देन हीलियम। हीलियम कम घुलता है, किससे कम घुलता है, नाइट्रोजन से मोस्टली, राइट। इसका मतलब ये हो गया KH की वैल्यू जितनी ज्यादा आती जाएगी उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। KH की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली निकाला जाएगा। एक बात और, प्रेशर इज इक्वल टू, मैंने लिखा KH इंटू x। अब आप सोचकर देखो, ये तो मोल फ्रैक्शन है, कम ऑन, ये तो मोल फ्रैक्शन है, यानी कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती ही नहीं। ये कैसा है, ये यूनिटलेस है, और अगर ये यूनिटलेस है तो जो प्रेशर की यूनिट आएगी वही KH की यूनिट बन जाएगी। वाह, राइम मैच हो गई, वाह। जो प्रेशर की यूनिट आएगी वही KH की यूनिट बन जाएगी। समझ में आई? तो ये वाली बात ध्यान रखना, KH की यूनिट वही होती है जो प्रेशर की होती है। इसीलिए आपको KH की वैल्यूज में आपको ATM बार इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जनाब ये हुआ हमारा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं और जनाब काम खत्म करते हैं। एप्लीकेशंस मतलब कहां इस्तेमाल हैं, कहां। सबसे बढ़िया जो हमें आज के टाइम में इतनी गर्मी हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि पसीना टपर हो रहा है, इसका मतलब मेकिंग ऑफ कहां यूज है, मेकिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट, पेप्सी, कोका कोला, ये सब। ठीक है, मेरा कोई स्पेसिफिक ब्रांड तो है नहीं, ठीक है। देख लेना यार कैसे क्या लिखते हो यार, देख लेना, है ना। तो ठीक है यार, मेकिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट। दूसरा हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, चलो पहले स्कूबा डाइवर्स की बात कर लेते हैं। एक बार स्कूबा डाइवर्स की बात करते हैं जो गहराई में जाते हैं। सोचो यार, ये सी है या ओशन है, ये तो बहुत ही गहरा है, ये तो बहुत गहरा है। तो जो मान लीजिए एक डाइवर, अब मैं डाइवर कैसे बनाऊं यार, ओहो, चलो ऐसे ही समझ लो ना, फिर मैं ज़्यादा अपनी ड्राइंग पे उतर जाऊंगा। इसको अगर गहराई में जाना है, इस डाइवर को, ये इंसान मानो इसे यार, आजकल वैसे भी सीजेपी चल रहा है, कभी कोई कॉकरोच ही मान ले। लो जी, स्कूबा डाइवर बना दिया। ये स्कूबा डाइवर भाई साहब
गहराई में जाना चाहते थे, पानी की गहराइयों में जाकर कुछ ढूंढना चाहते थे, कुछ रिसर्च करना चाहते थे, कुछ देखना चाहते थे। इनको भी दुनिया देखनी है, लेकिन पानी के अंदर की। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, पानी के अंदर सांस तो ले नहीं सकते, अपने गिल्स नहीं है ना, अपने यहाँ पर गिल्स नहीं है। इसका मतलब ये भाई साहब नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सांस भी लेते रहें। तो आप सोच कर देखो यार, इंसान बहुत मतलब प्रिडिक्टेबल काम करता है, ऐसा नहीं कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल कुछ कर दिया। कहने का मतलब लोगों ने सोचा यार क्या करें जो अंदर सांस आती रहे, तो सोचा यार हम एयर में सांस लेते हैं, एयर ले जाते हैं भर के। सिलेंडर लिया, एयर भरी, मास्क लगाया और अपना जंप मार दिया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो गई, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, तो भाई साहब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और सोच कर देखो यार, सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब जो गैस नहीं घुलनी थी वो भी घुलनी चालू हो जाएगी। कहने का मतलब अपने एटमॉस्फेयर की एयर में नाइट्रोजन 78% है। अगर एयर ही भरकर ले गए, अगर स्कूबा डाइवर एयर ही भरकर ले गए, जो कि काफी लाजमी था, काफी सोचने वाला पॉइंट था, वो एयर ही भरकर ले गए। ठीक है, तो एयर भरते टाइम आप सोचकर देखो नाइट्रोजन कितना है, 78। जो नाइट्रोजन नॉर्मली नहीं घुलता, वो जब डेप्थ बढ़ी, प्रेशर बढ़ा, तो ये भी घुलना चालू हो गया। ब्लड में ये भी घुलना शुरू हो गया। और प्रॉब्लम तब नहीं हुई, प्रॉब्लम तब हो गई जनाब जब ये डाइवर ऊपर आया। जब इस डाइवर ने ऊपर आने की कोशिश की, तो ऊपर आते आते डेप्थ घट गई, प्रेशर घट गया, गैस को लगा अब नहीं घुलना, वापस चलो। तो तब तक तो ब्लड यहां तक आ चुका था, इधर 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 इधर। तो ऐसे में यहां से ब्लड वेसल में से नाइट्रोजन धक्के मारने लगी, ये सोचकर कि मेरे को निकलना है, मैं यहां कहां फंस गई। और ऐसे करते टाइम कई जगह पर इस तरह के ऐसे ऐसे स्किन में ये पड़ने लगे, इनको बोला गया बेंट्स। अब सवाल ये उठा कि इस समस्या का समाधान क्या हो। समाधान केएच ने दे दिया जनाब, समाधान हेनरी लॉ ने दे दिया। अभी जो मैंने ऊपर बात लिखी थी वो इसीलिए तो लिखी थी, मैं जानता था कि मेरे को इसको यूज करना है। जनाब केएच की वैल्यू इसके लिए बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसकी वैल्यू He के लिए, KH की वैल्यू He के लिए बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू N2, और इस कदर ज्यादा है, इस कदर कम घुलती है, वेरी वेरी लेस सॉल्युबल कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बेहद कम घुलती है। तो जनाब लोगों ने क्या काम करा, लोगों ने बोला कोई नहीं, हम एक काम कर लेते हैं, ये जो सिलेंडर लेकर जा रहे हैं ना, ये जो सिलेंडर में एयर भरकर ले जा रहे हैं, इस एयर को डाइल्यूट कर देते हैं, विद हीलियम। इसको सिलेंडर की जो एयर है उसको डाइल्यूट विद हीलियम कर लेते हैं, जिसकी वजह से टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, टू अवॉइड बेंट्स, जिससे कि बेंट्स ना पड़े। तो ये वाला काम किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हेनरी लॉ। और स्कूबा डाइवर्स को ये हिदायत भी दी गई कि भैया गए भले ही सीधे हो, लेकिन आते टाइम ऐसे आना, ऐसे तिरछा पाथ लेना, जिससे प्रेशर हल्का हल्का करके रिलीज हो। दूसरी बात, जो जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो घुली है उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा हार्ट तक आने के लिए, और वहां से निकल जाएगा, लंग्स से निकल जाएगा। दूसरी बात, हीलियम तो घुलता ही नहीं यार, हीलियम की तो बात करी ली। तो ये हुआ, ये इसका सेकंड है, बेटा लिख लेना, आपको काम आएगा, शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है। और तीसरा हायर एल्टीट्यूड था। हायर एल्टीट्यूड, बेटा पहाड़ों पर चढ़ाई करने जाओगे ना, हायर एल्टीट्यूड्स पर जाओगे ना, तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घटेगा तो जनाब सॉल्युबिलिटी घटेगी। और अब की बार आफत ये हो गई, अगर सॉल्युबिलिटी घटी तो आप सोच कर देखो ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, प्रॉब्लम आ गई। ऑक्सीजन ज़रूरी है सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए, और ऐसे में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी घट गई। और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटने से ही एक प्रॉब्लम का जन्म हुआ, जिसका नाम है अनॉक्सिया, ठीक है।
अब ध्यान रखना, कहने का मतलब हेल्यूसिनेशन वगैरह शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आप शायद एक ही रास्ते पर बार बार चल रहे हो। कई बार आपको हेल्यूसिनेशन होगा कि बराबर में से कोई निकल कर गया। कहने का मतलब ब्रेन अलग अलग तरीके से फंक्शनिंग करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन कम मिल रही है, ऑक्सीजन कम मिल रही है तो वो सोच कम पा रहा है, वो अपना फंक्शन कम कर पा रहा है। तो हेनरी लॉ के ये 3 एप्लीकेशन है। मैं आज यहीं पर आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि एक तो गर्मी और ऊपर से मेरे को वीडियो आधे घंटे से ऊपर का मोस्टली नहीं बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, समझेंगे चीज़ों को और आगे बिल्डअप करते हुए जाएंगे, गहराई में थोड़ा उतरते जाएंगे। ध्यान रखना बेटा, हेनरी लॉ पढ़ तो लिया, इसके क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना, और क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं। अब उम्मीद मुझे ये है कि हम रेगुलर रखेंगे, क्योंकि जो भी पर्सनल चीज़ें थी तो थोड़े इश्यूज़ थे वो ऑलमोस्ट जा ही रहे है ना, और प्रॉब्लम तो चलती रहेगी। दूसरी बात, मैं जानता हूँ कि यार मेरा वाइट बोर्ड है, मैं ये भी जानता हूँ कि आजकल ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब लोग चाह रहे हैं कि यार मतलब वाइट पीछे की तरफ डिजिटल बोर्ड हो, पीपीटीज़ हों, अच्छा लगे। बट यार देखो, मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई आपके ब्रेन को काम करने की ज़रूरत है। आज के टाइम पर जो इतना हंगामा हुआ पड़ा है, जेन जी ये सब वो सारा का सारा मेरे को कहीं ना कहीं लगता है आप और ईज़ बेटा, जो आपको ईज़ दे रहे हैं ना, आप उनसे तो पूछो। आप सोच कर देखो, आपको जो कोई ईज़ दे रहा है, क्या उसने भी उतना ही ईज़ खुद के लिए लिया है? नहीं बेटा, नहीं लिया। जीवन का कड़वा सच है, आपको ये कड़वा सच सुनना ही पड़ेगा, इसे जहन में उतारना ही पड़ेगा। भाग कर काम कभी नहीं होता। जितना हल्का बनाओगे ये ब्रेन आपको पागल कर देगा। जितना आप इसके लिए ये सोचोगे ना, और हल्का और इजी। यार डिजिटल बोर्ड करता क्या है? डिजिटल बोर्ड होता, पीपीटी चल रही होती, पीपीटी से मेरे को भी आसान हो जाता, मेरे को भौंकना कम पड़ता, मेरे को ड्रॉ कम करना पड़ता, सीधे सीधे मैं आपको दिखाता और आपको लगता हाँ यार मज़ा आ रहा है। भाई नहीं, आपने ब्रेन को आदत डालो थोड़ी समझ बढ़ाने की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और जो कि मैं हर बार करता हूँ, मैंने आपको अपना नंबर दे ही रखा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और बाकी आप मुझे कमेंट भी करिए, बढ़िया लगता है, आप लोगों का प्यार मिलता है, बढ़िया लगता है, ठीक है। और हो सके तो देखिए, वैसे आपको कुछ जाता नहीं है, बट अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।